हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण यादव आप सब लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि आज हम बात करने वाले थे कंपाउंडिंग की, कि कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट जो होता है, वो किस तरीके से काम करता है। हम लोग जहाँ से भी पैसा अर्न करते हैं, हमारी सैलरी होती है या जो भी हमारे इनकम के सोर्सेज़ होते हैं, उसमें कुछ पैसा अपनी फैमिली और अपने पर्सनल खर्चों के अलावा जो भी हमको पैसा कुछ सेविंग के रूप में मिलता है, उसको हमको सभी लोग आप लोगों ने सुना भी होगा और सभी आप लोगों को सलाह देते भी हैं कि उसको एक अच्छे एसेट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ताकि उस पैसे को एक प्रॉपर ग्रोथ होने का पूरा टाइम मिल सके। लेकिन दोस्तों, वो कितना छोटा अमाउंट होता है, वो किस तरीके से इतना बड़ा होगा, इसके बारे में हमारे मन में हमेशा से एक शंका चलती रहती है। दोस्तों, इसके बीच में हम लोग एक बहुत सी छोटी-सी चीज़ को हमेशा मिस कर देते हैं, वो होती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है, उसको हम आज यहाँ पे थोड़ा-सा डीप में जाके देखेंगे। कोशिश करूँगा कि बहुत ही साधारण तरीके से आपको उस चीज़ को समझा सकूँ, ताकि एक सामान्य इंसान को भी वो बात अच्छे से समझ आ सके और बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियो होने वाला है। दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम किसी भी वर्ग से आते हों, ये हमारे लिए बहुत ही कारगर तरीका साबित हो सकता है अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को एक छोटी-सी साधारण सी कहानी के साथ। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। वो दान देने के मामले में कुछ उसका नेचर या बिहेवियर कुछ ऐसा था कि जब भी उसके दरबार में कोई दान लेने आया आता था, तो उसको कोशिश करता था कि दान कम से कम दिया जाए। लेकिन वो अपने बाहर राज्यों में या बाहर लोगों में बहुत ही ज़्यादा इसकी सीखी लगाता था कि देता दान बहुत कम था, लेकिन लोगों को वो बहुत ज़्यादा बताया करता था। तो जब ये बात एक विद्वान ब्राह्मण के कानों में पड़ी, तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि किस तरीके से राजा ऐसा करता है। वो इसको जानने के लिए उसके दरबार में पहुँचता है। जब दोस्तों वो दरबार में पहुँचते हैं, तो दरबार में वो राजा से बोलते हैं कि मुझे कुछ मुट्ठी अनाज चाहिए। तो राजा बोलता है कि ठीक है, आपकी इच्छा पूरी होगी। उसने अपने मंत्री से बोला कि राजन, जो भी ये विद्वान ब्राह्मण जी कह रहे हैं, इनके लिए उतना जो भी जिस भी तरीके से बोल रहे हैं, उनको उतना सा अनाज दे दिया जाए। तो ऋषि मुनि ने बोला कि आपके यहाँ जो भी एक शतरंज हो, शतरंज ला के मुझे दीजिए। तो एक शतरंज दोस्तों लाया गया। अब दोस्तों, मुनि की जो इच्छा ये थी कि उन्होंने राजन के सामने एक शर्त रखी कि शतरंज के पहले भाग में, ये जो भी बॉक्स होता है पहला शतरंज का, आप सब लोगों ने देखा होगा शतरंज, जो भी पहला बॉक्स होगा उसमें एक दाना, इसके अगले वाले जो आने वाले जो भी डब्बे हैं, उसमें जो हमारा अनाज का एक दाना जो है, वो डबल करते चले जाइए और आखिर में जो भी अनाज इकट्ठा होता है, बस मुझे उतना ही दान में दे दीजिए। राजा के लिए बहुत आसान काम था। राजा ने कहा, तुरंत आदेश दिया कि ठीक है, इनको ब्राह्मण को जैसा बोल रहे हैं, उनको उस तरीके से अनाज दे दिया जाए। मंत्रीवर ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनके पहले जो शतरंज के खाने में एक दाना रखा, चावल गेहूं का जो भी अनाज है उन्होंने रखा। इसके बाद उन्होंने दूसरे खाने में 2 दाने रखे, फिर तीसरे खाने में 4 दाने रखे गए। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहा। थोड़ी देर के बाद ही राजा को कुछ ऐसा एहसास हुआ, तो वो आके ऋषि मुनि के चरणों में गिर पड़ा। बोला, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरा जो भी अहंकार है वो टूट गया। जो भी आप अन्नदान मांग रहे हैं वो मैं पूरा कर ही नहीं सकता हूँ। मैं क्या, इस धरती का कोई भी राजा पूरा नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इसके बीच में कि राजा को इतनी बड़ी अपनी गलती समझ में आई और उन्होंने कहा कि इतना अनाज तो धरती पे कोई दे ही नहीं सकता। दोस्तों, यहीं पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी ऋषि ने जो भी पहले खाने में रखा था, उसमें था एक दाना। एक दाने को अगर हम मैथमेटिकल भाषा में अगर कहें, तो 2 पावर 0 या 1
की वैल्यू आती है। इसके बाद आएगा 2 पावर 1, अगले खाने में 2 पावर 2, ऐसे वो दाना दोगुने होते 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 आखिर के जो आखिरी स्टेज पहुंचेगी, आखिरी बॉक्स में वो वैल्यू पहुंचेगी 2 पावर 63, जिसकी वैल्यू आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। आप इस वीडियो को यहीं पॉज करिएगा और इस संख्या को जरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरी खाने तक पहुंचते पहुंचते कितने दाने हो रहे हैं। अगर आपको अभी भी ये कुछ साधारण सा लग रहा हो कि ये भी कोई साधारण सी चीज है, तो इसके बाद अगर आप इसको 10 पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 9.22 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 18 वैल्यू आएगी। अब मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम में 50,000 लगभग दाने होते हैं। तो अगर इसका हम वजन निकालने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों टोटल जो भी वजन निकल के आता उस भी अनाज का, वो हो रहा था 1.84 इंटू 10 पावर 14 kg, जो हमारे पूरे धरती पे उपजाऊ जो भी अनाज उपजाया जाता है वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं। दोस्तों बात आपको आप समझ में आ गई होगी कि ऋषि मुनि ने ये गणना किस तरीके से की होगी। दोस्तों उन्होंने एक सिंपल सा कंपाउंडिंग का इफेक्ट पैदा किया था, जिसके बारे में हमने बात की कि ये इंटरेस्टिंग वीडियो इसीलिए कि अगर इसको आपने ध्यान से समझा तो आपको बहुत सी छोटी चीज आपको बहुत बड़ी हुई होती हुई नजर आएगी। दोस्तों आपने ये फार्मूला आपने हम लोगों ने सभी ने अपने बेसिक क्लास में या कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये फार्मूला है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का ये फार्मूला हम लोगों को पढ़ाया जाता था। दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब इतना होता है कि अगर हमारे पास कुछ धन है, अगर इसको एक सिंपल साधारण सी भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये है कि अगर हमारे पास कुछ धन है, उसको अगर हम किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां पे हमको उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट या कुछ भाग हमको बढ़ के मिल सकता है, उसको इंटरेस्ट कह लें या हमें जो भी एक्स्ट्रा मनी है वो कह लें कि हमको मिलता है, उसको मिलने के बाद में ये धन जो मिल के जो बनेगा वो जो हमारा पहले का इन्वेस्टमेंट था और प्लस हमारा जो इंटरेस्ट था वो दोनों को मिला के हो जाएगा। अगली बार जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम इन्वेस्ट करेंगे कि जो हमारा धन था और जो हमको मिला हुआ जो ब्याज था या जो इंटरेस्ट था उसको हम मिला के दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब दोबारा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, उसमें जो हमको इंटरेस्ट इस बार जो मिलेगा वो पिछली बार जो इंटरेस्ट मिला था उसके ऊपर भी एक इंटरेस्ट चार्ज होके हमको मिले। एक साधारण सी भाषा में इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। तो ये इतना इफेक्टिव तो हुआ नहीं। फिर इसका इफेक्ट कैसे हुआ? इफेक्ट ऐसे होगा कि जो हम लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं वो कर बैठते हैं कि जो इस फार्मूले के ऊपर टाइम वैल्यू लिखी हुई, उस टाइम वैल्यू को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उस टाइम वैल्यू की ही जो सबसे बड़ा जो रोल है उसी टाइम वैल्यू का। टाइम वैल्यू हम जितना कंपाउंडिंग में देते हैं उसका असर हमको उतना ही ज्यादा हमेशा नजर आएगा। दोस्तों कई लोग आपको बोलेंगे भी कि ये तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं इसकी टाइम वैल्यू को। और ऐसा नहीं है कि इसको प्रैक्टिकली होता नहीं, प्रैक्टिकली इसको कुछ लोगों ने संभव करके भी दिखाया है, जिसका एग्जाम्पल अब हम लेने जा रहे हैं। तो कहने के लिए तो एग्जाम्पल आपके लिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने किया, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा सिर्फ एग्जाम्पल बताने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मेरे पीछे मोटिव है कि आप उस चीज को समझ पाएं कि आखिर कंपाउंडिंग में किन किन वैल्यू को अगर हम नजरअंदाज कर देते हैं तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है, या अगर हम उन छोटी चीजों को ध्यान दें तो आखिर वो कितनी बड़ी हो सकती हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कंपाउंडिंग होती क्या है। कंपाउंडिंग के बारे में आप लोगों को कई बार लोग ये बताएंगे कि कैसे ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है। तो दो एग्जांपल्स के थ्रू दोस्तों मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि इन्होंने कंपाउंडिंग की बहुत छोटी सी बारीकी समझ के अपने लिए कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट की। तो दोस्तों आपने वॉरेन बफेट जी का नाम सुना होगा, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकन इन्वेस्टर हैं। इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जो भी है वो 1941 में शुरू किया, जब इनकी उम्र 11 साल की थी। और इनके पास जो भी उस समय $120 थे इन्होंने इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनको प्रॉफिट हुआ वो उन्होंने ऐड करके किसी और एसेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। इस तरीके से इन्होंने अपनी कैपिटल को ग्रो करना शुरू किया। इसके बाद में जब कंपाउंडिंग की इन्होंने एक बुक पढ़ी थी जिसके बारे में इन्होंने पढ़ के अपने बारे में एक बात बोली थी कि अगर मैं
32 साल के पहले अगर मिलेनियर नहीं बना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। दोस्तों इनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था, कैलकुलेशन था कि मैं अगर इस परसेंटेज के हिसाब से अगर ग्रो करता हूं तो इस एज तक मिलेनियर मैं बन ही जाऊंगा। दोस्तों वो उन्होंने अपना टारगेट अपने उस उम्र से काफी पहले ही बना लिया था। तो दोस्तों इन्होंने कितना ज्यादा रिटर्न पैदा किया वो आप देख रहे होंगे कि जो इनका कंसिस्टेंट एनुअल रिटर्न था वो था 20.1% ओनली। जो भी हमने उस स्टोरी में बात की थी उसमें जो रिटर्न आ रहा था वो था 100% का, क्योंकि एक ग्रेन अगले बॉक्स में जाने के बाद 2 गुना हो जा रहा था, तो वो हुआ 100% रिटर्न। तब वो इतना बड़ा नंबर बन रहा था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपने लिए जो भी रिटर्न जनरेट किया है वो है 20.1% पर ईयर। अब ये कभी 30 की चला जाता है, कभी 35 हो जाता है, कभी 5% हो जाता है, लेकिन अगर ऑन एवरेज की बात करें तो इनका अभी तक के कैरियर में जो रिटर्न है वो 20.1% का अराउंड 20% आता है। जो इन्होंने करके दिखाया है 80 साल तक, कंटिन्यूअस 80 साल तक इन्होंने वो इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर को बनाया, जिससे आज इनकी वेल्थ है 90 बिलियन डॉलर। दोस्तों अगर 90 बिलियन डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो अभी आपके सामने अमाउंट आएगा। आप देखेंगे उस चीज को कि वो अमाउंट कितना बड़ा है। आप वीडियो को पॉज करिएगा, इसके बाद में अब इनके जो भी अमाउंट है इसको जरा रुपीज में आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई इंसान 20% का एनुअलाइज रिटर्न लेके आता है, बट इसमें सबसे ज्यादा जो मैटर कर रहा है, मैंने जो बोला था उस समय वीडियो में, वो होता है टाइम। दोस्तों को टाइम का बहुत ही खास ख्याल रखना पड़ता है। इन्होंने ये करके दिखाया है 80 साल। आजकल हम लोग इसी जगह पे इस चीज को नजरअंदाज कर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में इतनी जल्दी अर्ली एज में हम लोग शुरू नहीं कर पाते हैं और जो टाइम होता है वो हमारे लिए कम होता जाता है। अब यहीं अगर इनके सामने हम कंपैरिजन करें एक और अमेरिकन इन्वेस्टर का जिनका नाम है जिम सिमंस। ये अमेरिका के बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन हैं, बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन माने जाते हैं। ये कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, 1978 तक ये प्रोफेसर थे। इसके बाद इन्होंने अपना एक हेज फंड शुरू किया था 78 में, और उसके बाद में इन्होंने जो अपने लिए रिटर्न जनरेट किए हैं वो 67% है। दोस्तों जो मैं डिफरेंस आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि उनका जो रिटर्न था वॉरेन बफेट जी का वो है 20%, लेकिन जिम सिमंस जी का है 67%, और इनकी एज है 84 ईयर्स के अराउंड में, और जो इनका इन्वेस्टमेंट करियर है वो अराउंड 42 ईयर्स या वॉरेन बफेट जी का आधा समय है। और आज के समय पे जो इनकी नेटवर्थ है वो 29 बिलियन डॉलर्स है, जो रुपीज में इतना आती है, जो आप देख सकते हैं। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके एक बार कि कितना बनता है। तो दोस्तों दोनों में आप फर्क देखिएगा, टाइम आधा है लेकिन जो भी रिटर्न है वो 3 टाइम्स है। फिर भी जो इनकी वेल्थ जो जनरेट हुई है वो कितनी कम है उनसे। वो कारण सिर्फ इतना है कि बीच में जो 80 ईयर्स और 40 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा है। अगर जिम सिमंस जी को इतना टाइम मिल जाएगा कि जितना वॉरेन बफेट जी के साथ में था, तो आज उनके पास में इतनी वेल्थ हो जाएगी उस समय के टाइम पे कि शायद पूरे अर्थ के सारे जो भी अमीर लोग हैं उन सब लोगों की वेल्थ भी मिला के उनके बराबर नहीं हो सकती। इसीलिए बोलते हैं इसको कि सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है टाइम। आपने कई बार अपनी असल जिंदगी में भी इस चीज को महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस में क्या होता है, कंपनी आपको कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा समय में आपको रिटर्न देने की कोशिश करें। जब भी आप कम समय में अपना पैसा विड्रॉल या निकालने की कोशिश करते हैं, उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो कंपनी आप पे एक पेनाल्टी डालती है और आपको रिटर्न के रूप में कुछ भी नहीं देती है। क्यों? वो इसका कारण यही होता है, अगर जितना समय आप इंश्योरेंस कंपनी में आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका जो वेल्थ है उतनी ही तेजी से आपको ज्यादा बढ़ के मिलेगा। उसका रीजन सिर्फ ये होता है कि ज्यादातर कंपाउंडिंग में जो भी वेल्थ क्रिएट होती है वो आखिरी सालों में होती है। वॉरेन बफेट जी ने जो भी इन्वेस्टमेंट अपना कमाया है उसका ज्यादातर 90% के ऊपर का हिस्सा उनका 60 ईयर्स के बाद में है। यही हमारी प्रॉब्लम रहती है दोस्तों कि इतना समय जो है वो दोस्तों हम लोग इन्वेस्टमेंट में नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर उतना समय हम इन्वेस्टमेंट को दें
तो इफेक्ट अगर उतना समय नहीं है, उससे थोड़ा कम भी समय है, तो वो इफेक्ट बहुत हाई तो नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि आपकी जरूरत से बहुत ज्यादा होगा, आपको फाइनेंशियल फ्री जरूर कर सकता है, इतना तो जरूर होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज यहाँ पे दोस्तों क्या होती है? टाइम। कंपाउंडिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो होता है टाइम, जिससे आपका पैसा, आपकी छोटी सी भी सेविंग धीरे 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 एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। लेकिन दोस्तों ये भी, इसके साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आपके जो बैंकिंग सिस्टम है जिसमें आप अपनी सेविंग को रखना चाहते हैं, वो धीरे 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 आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि कम होता जा रहा है वो परसेंटेज। वो क्यों कम होता जा रहा है, उससे गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होता है और इससे आपको क्या नुकसान होता है, इस चीज के बारे में दोस्तों आगे आने वाले हम वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और वो वीडियो भी आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो छोटी सेविंग है किस तरीके से आप इन्वेस्ट करें, ताकि आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट अच्छा मिल सके, परसेंटेज अच्छा मिल सके, और जो भी आपकी जो सेविंग है उस पे आपको रिटर्न जो है वो बेटर तरीके से जनरेट हो सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके आगे, इन्वेस्टमेंट के आगे आने वाले पोर्शन में। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।